गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम। हमने पिछले वीडियोस में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कितने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जाना, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जाना, और हमने अपने पढ़ाई के सुविधा के अनुसार मैटर को डिवाइड करके पढ़ा कि प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस में एलिमेंट और यौगिक, और इम्प्योर सबस्टांस में मिक्सचर वगैरह के बारे में। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम। एटम क्या है दोस्तों? हमने पदार्थ की बात की, तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम नहीं कहते हैं दोस्तों हम पदार्थ के छोटे कण को, हम तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है दोस्तों, नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसीलिए हम इसे पदार्थ का छोटा कण नहीं कहते हैं। इसमें पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण नहीं पाए जाते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को मॉलिक्यूल कहते हैं दोस्तों, यानी अणु, क्योंकि इसमें सभी भौतिक और रासायनिक गुण पदार्थ के विद्यमान होते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसीलिए सामान्यतः जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सभी अणु रूप में ही पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है दोस्तों इसमें अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस यानी नोबल गैस, ये जो दोस्तों जो ये अणु रूप में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और इसकी चाहत नहीं होती है कि यह किसी और तत्व से प्रतिक्रिया कर कर कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो है एक्सेप्शन है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है दोस्तों, त्रिज्या ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम लोग 10⁻⁻10 यानी एंगस्ट्रम में होती है दोस्तों। हमने जाना कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यह बहुत छोटा कण होता है और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। जनरली हम लोग एंगस्ट्रम यूनिट का प्रयोग करते हैं में होती है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसीलिए पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और सामान्यतः पदार्थ अणु रूप में पाए जाते हैं। अपवाद में अक्रिय गैस है। अब हम लोग परमाणु की संरचना की बात करेंगे। परमाणु की संरचना, परमाणु के बारे में किसने क्या क्या कहा स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले डाल्टन महोदय ने, डाल्टन, इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, अविनाशकारी होते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि किसने परमाणु को अविभाज्य कहा था, तो हम कहेंगे सबसे पहले डाल्टन ने कहा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद हमको पता चला कि परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। उसके बाद हम लोगों को परमाणु के न्यूक्लियस के बारे में पता चला, जो हम लोगों को रदरफोर्ड के मॉडल से पता चला। वो रदरफोर्ड मॉडल जो है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु में एक नाभिक होता है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज कितने बताई थी नाभिक के बारे में, और उसमें ऑप्शन रदरफोर्ड था। तो इन्होंने और भी बातें बताई, जिसमें से पहला था कि नाभिक के बारे में बताया, और इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बताया दोस्तों, कि नाभिक के चारों और ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी जे थॉमसन के द्वारा। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हो गई। प्रोटॉन की खोज,
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टोन के द्वारा हुई। और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई जेम्स चैडविक के द्वारा। इसे नोट डाउन करें दोस्तों और याद रखें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु एटम में दो चीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला कि नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके भार के बारे में। इसकी मात्रा, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर होती है दोस्तों, लेकिन सिर्फ अंतर है कि उन दोनों में जो है विपरीत साइन होता है। जैसे ये ऋण आवेशित है तो इसमें निगेटिव और ये धन आवेशित है तो इसमें पॉजिटिव, लेकिन मात्रा जो है दोस्तों वो 1.602 × 10⁻⁹ कूलम भी होती है। और न्यूट्रॉन ये एक उदासीन कण है, इसीलिए इसमें आवेश ही नहीं होता है। अब हम करेंगे भार की बात। इलेक्ट्रॉन का भार 9.11 × 10⁻28 ग्राम होता है, जो -28 जो बहुत नगण्य होता है दोस्तों, नगण्य। -28 आप समझ ही रहे होंगे कि नगण्य की बात कर रहे हैं। और प्रोटॉन का जो भार होता है, वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक होता है। और मात्रा में आएंगे दोस्तों तो 1.0072 AMU। अब हमने AMU लिखा यहाँ पर, क्योंकि जब जैसे हम आलू खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग 1 kg 2 kg या 1 क्विंटल 2 क्विंटल दीजिए। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि अगर आप सोना खरीदने गए तो कहेंगे कि 1 किलो सोना दीजिए, तो सोनार के मन में क्या आएगा? सोनार के मन में दो बातें आएगी दोस्तों। पहला ये कि आप या तो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, या दूसरा कि आप पागल हैं। क्योंकि सोना को किलो के भाव में दोस्तों हम लोग नहीं खरीदते हैं, क्योंकि 1 kg सोना का दाम 50 लाख रुपए हो जाता है। इसीलिए सब कुछ का अपना अपना यूनिट दिया जाता है। यह भी भार ही है दोस्तों, द्रव्यमान ही है दोस्तों, मतलब लेकिन इसके लिए हम लोग AMU यूनिट का प्रयोग करेंगे। AMU यूनिट की बात करें तो AMU का फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट। पहले AMU लिखा जाता था, अब इसे हम लोग U भी लिखते हैं, यानी यूनिफाइड मास। एक AMU का वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। AMU को सरल भाषा में समझिए दोस्तों तो पहले AMU को ऑक्सीजन से डिफाइन किया गया था, लेकिन अभी जो चल रहा है वो कार्बन 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन उसमें से जो एक आइसोटॉप्स है C12 का 12वां हिस्सा, C12 का 12वां हिस्सा करने के बाद जो उसका एक हिस्सा होगा, उसका जो भार होगा, उसके भार को हम लोग एक MU मानते हैं दोस्तों। आइसोटॉप्स अभी हम पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ लिया, उसके चार्ज के बारे में पढ़ लिया, उसके आवेश की मात्रा के बारे में पढ़ लिया, भार जान गए। और खोजकर्ता का नाम पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए मैंने दोबारा लिखा ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें और याद करें, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। और आप लोग क्वेश्चंस ज़रूर बनाएं, जो भी डाउट्स होता है कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी
डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके हर सवालों का जवाब हम दे सकें। हम अब परमाणु से जुड़ी कुछ अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, जैसे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या है। फिर है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यानी किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों के कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और परमाणु द्रव्यमान में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अभी हम लोग को नीचे काम आने वाले हैं, इसीलिए इसे अच्छे से समझ लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब परमाणु द्रव्यमान। अब हम समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स की बात करते हैं। आइसोटॉप्स वह है जिसमें परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। इसे हम एक उदाहरण से समझें तो हाइड्रोजन हमने लिया है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 111, नंबर ऑफ प्रोटॉन 111, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो गई दोस्तों। देखिए मैं इसे थोड़ा ब्रीफ करके बताऊं तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। तो यहाँ भी दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 0, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों के बराबर हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों के बराबर हो गए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि परमाणु संख्या बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये तीनों अलग अलग हो गए, यानी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गया। अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का योग अलग अलग हो जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हों तो यह समस्थानिक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, कि क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, तो यहाँ हमने देखा समस्थानिक, उस ऑप्शन इसी तरह रहेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक्स, तो वहाँ पर हम लोग समस्थानिक लेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। दूसरा है समभारिक। समभारिक समभारिक में परमाणु द्रव्यमान बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होगा वह बराबर होगा, और परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी दोस्तों। इसे हम एक उदाहरण से समझे तो हम लोग आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के उदाहरण से समझ सकते हैं। यह बहुत आसान और सरल उदाहरण होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में 19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्गन में 18, पोटेशियम में 19 और कैल्शियम में 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये भी 18, 19 और 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो यहाँ 40 में 18 गया दोस्तों, यानी 22, यहाँ 21 और यहाँ 20। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, ना प्रोटॉन की संख्या बराबर है और ना ही न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि परमाणु द्रव्यमान, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी परमाणु द्रव्यमान जो है वो तीनों का 40, 40 और 40 है।
तो हमने पहले ही बताया कि समभारिक मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर होंगे और परमाणु संख्या अलग अलग होंगी। परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ 18, 19 और 20 अलग अलग हैं दोस्तों, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 40, 40, 40 बराबर है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर समभारिक हो जाएगा। तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। यह सुनकर ही लग रहा है कि समन्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होंगी। समन्यूट्रॉनिक यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना आसान है दोस्तों कि हम परमाणु द्रव्यमान यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए अगर हम इसमें से 3 में से 1 घटा दिए तो हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे आसानी से 2, और इसमें भी 2, यानी ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये समन्यूट्रॉनिक है। इसमें अगर बात करें आसानी से दोस्तों, जैसे 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 8 गया 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में 8, 8, 8 हो गए दोस्तों, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, इसका मतलब यह समन्यूट्रॉनिक है दोस्तों। तो हमने अभी बात की परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर हमने इसके एप्लीकेशन के रूप में समस्थानिक में अप्लाई किया कि परमाणु संख्या बराबर होंगे, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे, तो हम उसे समस्थानिक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के देखा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दूसरा हमने समभारिक को देखा, जिसमें हमने देखा परमाणु द्रव्यमान बराबर होंगे यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, इसके योग बराबर होंगे और परमाणु संख्याएं अलग अलग होंगी। इसमें हमने ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग थी, प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग थी और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग थी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, वो बराबर थे समन्यूट्रॉनिक यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। इसमें हमने हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जाम्पल लिया और दूसरा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल को निकालकर हमने दिखाया। आशा करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एप्लीकेशंस हैं, ये क्वेश्चंस इसी तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है आपको एग्जाम्पल से ही सिर्फ पूछ सकता है, आपको स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बराबर है, तो आप वहाँ पर समभारिक लेंगे दोस्तों। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर उसमें एक से अधिक सेल हो सकते हैं। तो सेल पहले कौन कौन सा होता है, तो K, L, M, N, O, P, Q, ये पूरे सीरीज में है। इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता किस सेल में कितनी है, जैसे K में 2, L में 8, M में 18, N में 32, O में 32, P में 32 और Q में 32। इसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ये सेल। उसी तरह सब सेल, 4 सब सेल होते हैं, S, P, D, F, और इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सेल और सब सेल क्यों लिख दिया, तो सेल और सब सेल का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने में करते हैं, और आजकल के कम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो हम जैसे बताते हैं अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अक्रिय गैस जैसे नियॉन को लेते हैं, तो नियॉन यानी 10, तो इस 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे तो 1s 2s 2p। तो s में हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसमें 2 रखे तो बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने दूसरे s में भी 2 रखा, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, और p में हमने रखा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p की क्षमता 6 है दोस्तों। तो क्षमता के आधार पर s में क्षमता 2 थी, p में 6 थी, तो मैंने 2 रखा और जो बच गए उसे आगे फिर 6। तो इस तरह से देखिए तो ये हो गया 2, 2
और 6, जिसे हम कह सकते हैं 2, और ये 2 बराबर है, दोनों 2 ही है, तो इसीलिए इन दोनों को जोड़कर 8 लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि लास्ट जो सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। यानी कोई भी जो एलिमेंट है वह अपना डुएट या ऑक्टेट ही पूरा करना चाहता है, यानी अपने लास्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और इसीलिए वह अभिक्रिया करता है। अगर उसके लास्ट सब सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हों तो वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए हम लोग इसे अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि यह इसे ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, ना इसे किसी से इलेक्ट्रॉन मांगने की आवश्यकता है ना ही किसी को देने की आवश्यकता है। यह स्टेबल है और इसीलिए यह अक्रिय है, यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है। और अगर इस तरह का कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखे जिसमें कि लास्ट में 8 हो, तो सिर्फ हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम में 2 ही होता है और इसमें सिर्फ S इलेक्ट्रॉन है 1s2, और ये फुलफिल है जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ऐसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम चुन सकते हैं। अभी हमने बात की कि कोई भी परमाणु जो है वह अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, यानी अपने ऑक्टेट नंबर को या ड्यूएट नंबर को, ड्यूएट नंबर हीलियम के केस में, बाकी सब में ऑक्टेट नंबर को पूरा करना चाहता है। तो ऑक्टेट को पूरा कैसे करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे अगर हमारे पास कम है, या मेरे पास ज़्यादा है, हम किसी को दे देंगे, लेकिन कब देंगे और कब लेंगे यह किस पे डिपेंड करेगा? तो यह संयोजकता पे डिपेंड करेगी, यानी वैलेंसी। यानी हम किसी को दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं, और हम किसी से ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 8 रुपये की आवश्यकता है, आपको 8 रुपये पुराना है अपने पास और आपके पास 5 रुपये हैं, तो आपके लिए आसान होगा दोस्तों कि हम किसी से 3 रुपये कर्ज ले लें और मेरा काम हो जाए। यानी 2 दोस्त हैं, अगर किसी के पास 5 है और किसी के पास 3 है, तो आप सोचिएगा कि वो आदमी हमको 3 दे दे, उसको कम ही देना पड़ेगा हमको और मेरा काम हो जाएगा। और अगर आप ही के पास 3 है और उसके पास 5 है, तो आप सोचिएगा हम ही 3 देते हैं, कम से कम उसका काम हो जाएगा। तो इस तरह से होगा दोस्तों कि ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। यानी जिसके पास कम होगा आउटर मोस्ट में, वो सोचेगा कि हम दूसरे को दे दें, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, वो भी स्टेबल हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के पास 11 और क्लोरीन के पास 17। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यानी इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 और ये 2, अगर दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर 7। इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है स्टेबल होने के लिए, और इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है स्टेबल होने के लिए। यह किसी से दोस्तों अगर 7 लेगा तो कोई अपना 7 नहीं देगा, इसको 7 बहुत ज़्यादा संख्या है, उससे अच्छा ये सोचेगा यार हमारे पास तो 1 है ही, हम अपना ही दे देते हैं। और उसी तरह से ये किसी को 7 दे के स्टेबल होने से अच्छा सोचेगा कि हम किसी से एक की ज़रूरत है, इसको 1 लेकर स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम इन्हीं दोनों केस में बात करें तो NaCl, यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया और यह भी स्टेबल हो जाएगा, और यह इसके 1 की ज़रूरत थी तो यह भी। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन लेना और देना, यानी इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन, अगर हम किसी को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन तो हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है दोस्तों। यानी हम किसी को दे दिए लेकिन हमारा लॉस हुआ, लेकिन हम धनी कहलाए। यानी कि अगर हम त्याग करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो हम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ क्लोरीन जैसे ये ले लिया तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा दोस्तों। भले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई लेकिन यह कर्ज में है, यह दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इस पर निगेटिव।
4 जाएगा दोस्तों। जब हम इसे आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये Na+ हो जाएगा और ये Cl- हो जाएगा। अब हम लोग NaCl में इस बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड यानी बॉन्ड बंधन। अब बंधन के प्रकार, बंधन 2 प्रकार के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंधन और विद्युत संयोजी बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग साझेदारी करते हैं दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। जैसे क्लोरीन अणु की बात करें तो दोनों के पास 2 Cl हैं और दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो ये क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा दोस्तों, यानी इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया और ये एक अपना इलेक्ट्रॉन, तो पार्शियली इसके भी पास 8 हो गया और इसके भी पास 8 हो गया, दोनों का काम चल गया। अगर इधर से गिने दोस्तों तो ये 8 हुआ है और इधर से गिने तो ये 8 है। तो इस तरह से ये Cl2 बॉन्ड बना लेगा। उसी तरह O2 भी बनाएंगे। तो अगर हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तो ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा आयनिक बॉन्ड, ये बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अगर पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है तो यह आयनिक बॉन्ड है। जैसे NaCl, मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की कि परमाणु से जुड़े हुए अवधारणाओं के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, उसके खोज के बारे में, आवेश की मात्रा के बारे में, उसके भार के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, आवेश और भार के बारे में बताया। उसके बाद हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संरचना, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अभी हमने संयोजकता देखा, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखा और हमने बॉन्ड की बात की, बंधन की बात की, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।